सो भाई सीन ये है कि बिग बॉस की तरह शायद हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो हमें भी कांस्टेंट एक गेसिंग गेम में रखना चाहती है कि बिग बॉस अब क्या करना चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं आज आप थाली बजाएं, बिग बॉस चाहते हैं कि आज आप अपने पुराने नोट एक्सचेंज करें, बिग बॉस चाहते हैं आज आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करें। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें कंप्लीटली इंगेज रखती है और इसी इंगेजमेंट हमें भुनाए रखने के लिए, हमें इंगेज रखने के लिए कि हम और किसी की बातें ना सुने, ऑपोजिशन क्या कह रहा है उसके बारे में बातें ना सुने, कि सरकार क्या क्या कोशिश कर रही है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। सर यही कोशिश रहती है और इसी कोशिश में लेटेस्ट हुआ है कि सरकार ने एक बहुत सस्पेंस भरा नया पार्लियामेंट सेशन बुलाया है और पिछले एक दो दिनों से तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस पार्लियामेंट सेशन में क्या होगा। अब लगता है कुछ संकेत है, लेकिन ये कंप्लीटली वाइल्ड गूस चेस हो सकता है। ये जो संकेत दिए जा रहे हैं ये सिर्फ एक प्लांट हो सकता है, हमें सिर्फ घुमाने के लिए हो सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ ही आपका समय लूंगा आज के देशभक्त लाइव में, लेकिन आपको कुछ एक दो चीजें याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमको एक गिनी पिग बनाकर हमारे ऊपर ये सारी चीजें थोपी जाती हैं। हम खूब डिस्कशन करेंगे उसके बाद, और उसके बाद एक जुमला ही उसमें से निकलेगा। लेकिन आज के देशभक्त लाइव में मैं आपसे बस 5 मेन चीजों के बारे में शायद बात करना चाहूंगा, और ये रहे वो चीज। और एक ऑल्टरनेट, क्योंकि आप लोग कहते हो कि भैया देखो बनर्जी तुम सोल्यूशन नहीं देते हो, तो आज मैं सोल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा कि भाई ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने वाली है या ये सिर्फ एक जुमला है। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत क्या थी? अभी तो पिछले मॉनसून सत्र में इतने सारे बिल आपने ठूस दिए, 20-22 बिल तो आपने ऐसे ही विदाउट एनी डिस्कशन ठूस दिए। ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत क्या ऐसी आन पड़ी? आप तो ऐसे में ही नंबर के बूते पे सारा काम कर रहे थे। अगर आप स्पेशल सत्र बुला ही रहे हो तो आज के इंडिया में क्या डिबेट और क्या डिस्कशन होना चाहिए, इस पे हमारी भी 2 टिप्पणियां हैं, हमारे भी 2-4 राय हैं कि क्या डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन जिसके बारे में नरेंद्र मोदी बहुत सालों से बोलते आए हैं, इसको अगर लाया जाए तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स अगर हमें डिबेट करना है और डिस्कस करना है तो इसके बेनिफिट क्या है ये भी देखना जरूरी है, और इसके ड्रॉबैक्स क्या है और किसका पड़ला ज्यादा भारी है। प्रोज और कॉन्स में किसके पास ज्यादा पॉइंट्स है, बेनिफिट वर्सेस ड्रॉबैक, उसके बारे में भी जल्दी आज समझने की कोशिश करेंगे। और अल्टीमेटली ये पुश कौन कर रहा है, ये डिमांड कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जनता त्राही त्राही कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमें दो, तो ऐसा क्यों हो गया है कि इस चीज को लेकर इतना डिबेट डिस्कशन हो रहा है और बीजेपी इसको इतनी एग्रेसिवली पुश करने की कोशिश कर रही है। और जैसा मैंने कहा ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग कहते हो कि भाई देशभक्त तुम लोग प्रॉब्लम तो बता देते हो, सोल्यूशन नहीं बताते हो, और हम बोलते बोलते थक जाते हैं कि भैया सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझना जरूरी है ना, अपनी आंखें खोलना जरूरी है ना, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी करना जरूरी है ना, उसी के बाद तो हम सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन तुम हमारी बातें मानते ही नहीं हो। लेकिन अगर आपने मान लिया है कि एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आज हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये तो बता दूं आपको कि ये जो गुब्बारा अभी उड़ाया गया है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन डिस्कस होगा, तो ये गुब्बारा सबसे पहले कुछ नया नहीं है। इस पर हम पहले भी एपिसोड बाय द वे बना चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, 2019 से इतना एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कौन फॉलो करता है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये गुब्बारा 2019 इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले खुद ही लॉन्च किया था कि देखिए अब तो हम इलेक्शन जीत गए हैं, अब समय आ गया है कि हमारे देश में हम वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम आगे बढ़ाएं। लेकिन हमने कहा कि ये जो सेशन है, तो ये जो सेशन बुलाया जा रहा है इसके लिए, इस सेशन में और क्या क्या हो सकता है। देखिए हमने एक सवाल पूछा जिसमें 5000 वोट भी आए, और हमने सवाल पूछा कि देखिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, आज के स्थिति को देखते हुए, आज के देश की स्थिति को देखते हुए इस स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में और क्या क्या डिबेट और डिस्कशन हो सकता है। उस पर लोगों ने अपनी राय जताई कि देखिए हाँ, डिस्कशन ऑफ चाइनीज एग्रेशन हो सकता है कि भैया हमारे जो टेरिटरी में चाइना घुस आया है, $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट कर रहा है, नए नए मैप निकाल रहा है, हमें हर रोज उंगली कर रहा है, मे बी उसके बारे में हम कोई एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, कोई डिस्कशन लेंगे, कोई जेपीसी लेंगे और जिम्मेदार ठहराएंगे कि चाइना को अब रोकेंगे, अब माने लाल आंख दिखाएंगे, हैंड पंप उखाड़ेंगे, माने जो काम पाकिस्तान के साथ करते हैं। हम मणिपुर पर पीस प्लान एक डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अब तो मेरे ख्याल से 4 महीने होने को जा रहे हैं, कि मणिपुर में जिस तरीके से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। मे बी अब सरकार जग गई है, प्रधानमंत्री अब भाषण देने के बाद कह रहे हैं कि नहीं मैं एक्शन लूंगा, या फिर जेपीसी और अदानी नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं
हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हमारी छीछा लेदर हो रही है। सरकार कहना चाहती है और सरकार के जो मुलाजिम है वो कहना चाहते हैं ये अटैक ऑन इंडिया है। देशभक्त पर हम कहते हैं कि ये तो अडानी ही एम्बैरेसमेंट ऑन इंडिया है। तो अटैक ऑन इंडिया वर्सेस एम्बैरेसमेंट ऑन इंडिया, अभी हमने एक इस पर लाइव स्ट्रीम भी किया था कि क्या क्या नए खुलासे हुए हैं अडानी पर, अगर आपने देखा नहीं है तो वो देख लीजिए। या फिर ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, सिर्फ एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा जिसमें जॉब्स पर डिस्कशन होगा, इन्फ्लेशन पर डिस्कशन होगा, जो हमारी खस्ता हालत है उस पर डिस्कशन होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारे ओपिनियन दिए कि 15-15 लाख रुपए सरकार ने कहा है कि अब फाइनली देंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हमने कहा भाई फाइनली हमें मिलेंगे। लोग हमसे कहते हैं कितने पैसे मिले एपिसोड बनाने के, तो हम बोलते हैं 15 लाख। वो मोदी जी ने जो दिए नहीं थे उसी के लिए, उसी के दर दर मारा फिर रहा हूँ। और अगर आप उस पर इन्फ्लेशन लगा लोगे तो और भी ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट लगा लोगे तो उस पर और भी ज़्यादा है। यूसीसी पास हो सकता है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, क्यों नहीं हो सकता है उस पर हमने एक एपिसोड बना के रखा है, वो जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि यूसीसी सिर्फ एक समुदाय विशेष को इम्पैक्ट नहीं करता है, बहुत लोगों को इम्पैक्ट करता है। हिंदू यूनाइटेड फैमिली का भी बंटाधार हो जाएगा शायद, इसीलिए हम यूसीसी इतनी जल्दी शायद नहीं देखेंगे। एक बंदे ने तो कहा भाई देखो फिफ्थ ऑप्शन लगा दो, जो भी होगा बुरा होगा। डेमोक्रेसी के लिए शायद जो भी होगा बुरा होगा, क्योंकि जैसे ही ऐसे अनाउंसमेंट्स आते हैं ना झटके वाले, मित्रों आज रात को 12 बजे से, तो फिर ये जो सरप्राइज अनाउंसमेंट आते हैं ना, वो फिर हम सहम जाते हैं कि कोई गड़बड़ होने वाली है। कुछ लोगों ने कहा कि चंद्रयान लैंडिंग के लिए भी क्रेडिट ले सकती है सरकार, शायद उसके लिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो। कोई लोगों ने कहा कि अडानी के टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए कोई टॉपिक हो। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई अर्ली इलेक्शन हो सकता है, इसके लिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो, जो कि मैं थोड़ा सा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि अगर बीजेपी को एक बंदे का नाम याद है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने जल्दी इलेक्शन बुला लिया था और उसके बाद वो गलती मैंने भूले नहीं वो कभी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, और इसमें जो अगर ये वाली बात आती है, इसमें कोई गारंटी नहीं है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी, लेकिन ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सरकार अब कह रही है सीरियसली, रामनाथ कोविंद को अपॉइंट किया गया, एक कमेटी बैठाई जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन देखने के लिए। तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन और इसको अनाउंस करने में लोग ऑब्वियसली 2+2 कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 2+2 इज इक्वल टू नॉट 4 होता है, एक्स्ट्रा 2AB भी कहीं से आ सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल है 2019 का, जून 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद ही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब समय आ गया है वन नेशन वन इलेक्शन का। इसमें ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ये बात से अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने भी बड़ी सही बात कही थी, इट्स एन आइडिया हुज टाइम में नॉट हैव कम। और ये हैव कम एंड नॉट हैव वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा। क्योंकि बेसिकली क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, हाँ खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इलेक्शन का टाइम इतना ज़्यादा होता है, उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें मैं आपको कुछ सोल्यूशंस भी बताऊंगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ये एक गुब्बारा ही है। और प्लस एंड माइनस डिबेट और डिस्कस करने से पहले टेलीग्राफ में बड़ा अच्छा आर्टिकल निकला है, गवर्नमेंट सोर्सेस फ्लोट वन नेशन वन इलेक्शन बलून विदाउट एनी ऑफिशियल वर्ड। तो ये जो पूरा मीडिया में आप अभी वन नेशन वन इलेक्शन आप सुन रहे हो, इसका कोई ऑफिशियल नैरेटिव नहीं है, इसका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। ये लोगों को भुनाने के लिए, इंटरेस्ट जताने के लिए, मे बी सैम्पलिंग करने के लिए कि लोग इस पर क्या सोचते हैं। और इसी आर्टिकल के 2 लाइन है, नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सेप्ट एन ओरल ऑब्जर्वेशन बाय अ मिनिस्टर इन response to reporter question has come till evening to confirm the formation of such a committee। तो ये जो कमिटी बैठेगी, ये जो रामनाथ कोविंद के साथ भी कमिटी बैठेगी, इसका कोई ऑफिशियल ब्यौरा नहीं आया है। Even as speculation and conjecture dominated headlines throughout the day, the government did not deny the news report altogether। So ना confirm करो ना deny करो, यही है पॉलिटिक्स, इसी तरीके से खेला जाता है। और ये पार्लियामेंट के जो स्पेशल सेशन की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये उस इंडिया अलायंस के मीटिंग के साथ कंसीड कर रही है, माने कोइंसाइड कर रही है। तो बहुत जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये भी मानना है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन ले जाने के लिए बड़ा सही तरीका है कि भैया देखो हम आपको अटेंशन ले लेंगे, कुछ नया डिस्कशन करेंगे जिससे जो इंडिया की जो अलायंस की जो मीटिंग है वो थोड़ा ओवर शैडो हो जाए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भैया सरकार कुछ तो बड़ा करेगी। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सब ये मानते हैं कि 2024 से पहले कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अब ये धमाका वन नेशन वन इलेक्शन है या यूसीसी है या और कोई धमाका है, ये तो अभी हमें गैस ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार क्या सोच रही है ये सरकार खुद भी नहीं जानती है, शायद 1-2 लोगों को छोड़कर। जैसा कि आपने
डीमोनेटाइजेशन के समय भी देखा था कि ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि सरकार और सरकार के कर्ता धर्ता क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है कि सरकार का एक और जो बड़ा प्लान है, वन नेशन वन लीडर वन पार्टी वन लैंग्वेज वन सुप्रीम लीडर, उसी के साथ साथ अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिस्टमैटिक लगता है, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, सर पॉलिटिशियंस का फोकस भी ज़्यादा रहेगा ऑन गवर्नेंस। क्या ऐसा है, या वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली हमारे डेमोक्रेसी का और ज़्यादा बंटाधार करेगा, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और ज़्यादा होगा? ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शुरू करते हैं बेनिफिट से। क्या है ये बेनिफिट्स, ये जानना ज़रूरी है। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में अगर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात शुरू होती है तो सबसे पहला जो बोला जाता है कि इसका बेनिफिट होगा, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, ये जो कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिलिंग चलती रहती है, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन, स्टेट्स ना स्टेट्स की कमी है, ना पॉलिटिक्स की कमी है, ना कैंडिडेट्स की कमी है, और कुछ अगर आप वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल वायलेंस की कमी नहीं है। तो इस सब को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन लगता है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ लगता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करोगे तो 5 साल में असेंबली, याद रखिए ये म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन नहीं है इसमें इंक्लूडेड, बात बेसिकली असेंबली माने स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शंस की हो रही है कि भैया 5 साल में एक बार सारे स्टेट्स और सारा सेंटर एक साथ ही वोट कर लेगा। मैंने ये मान के चलिए कि सेंट्रल इलेक्शन जैसे होगा वैसे ही स्टेट इलेक्शन हो जाएगा। अभी आते हैं उस पर। दूसरा कि किस तरीके से पैसा स्पेंड होता है। अब जो ईसी कहती है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि भैया उनका सब मिला मुलू के सब, अगर आप एक्सटेंडेड भी सब मिला के दे तो 10,000 करोड़ है। लेकिन जो नॉन ईसी स्पेंडिंग है तो वो 60,000 करोड़ तक जाती है। जो पार्टीज जो पैसा स्पेंड कर रही है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दूसरी बड़ी बात बोली जाती है कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इतने सारे इलेक्शन होते रहते हैं। तीसरा कि भैया देखिए हमारे पॉलिटिशियन बहुत कामकाजी लोग हैं और उनको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। ये जो साइकिल ऑफ इलेक्शन चलता रहता है हमेशा, तो वो डेवलपमेंट वर्क को रोक देता है। देखिए 2 तरीके से, एक तो भैया हमारे सरकार इतना काम करती है कि उसको हर दिन नया स्कीम लॉन्च करना होता है, तो जब जैसे ही इलेक्शन आ जाता है तो फिर उनको स्कीम लॉन्च रोकना पड़ता है ना, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाता है तो। और दूसरा ये है कि उनका फोकस चले जाता है, वो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के विकास के लिए, अमृतकाल लाने के लिए, और यहाँ उनको इलेक्शन कैंपेनिंग करना पड़ता है तो उनका फोकस थोड़ा चला जाता है। और पार्टीज हमेशा कैंपेन मोड में रहती हैं तो उनका जो बैंडविड्थ है वो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। ये भी कारण बताया जाता है कि देखिए एसेंशियल सर्विसेज, अब भाई स्कूल बसेस को लिया जाता है, स्कूल्स में इलेक्शंस होती हैं, सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है, तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो ठप पड़ जाती हैं जब ऐसा इलेक्शंस होता है हर दूसरे टाइम पर। और बर्डन ऑन मैन पावर कि भैया यहाँ लोग भेजो वहाँ लोग भेजो, तो इससे अच्छा है एक टाइम पर ही सब कुछ खत्म कर दो, मैन पावर पर लोड एक टाइम पर ही हो। तो ये बेसिकली जो बेनिफिट्स हैं इनको गिनाए गए हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, खासकर कि एक पार्टी और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो ये वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं वो ये बेनिफिट्स गिनाते हैं। बेसिकली इस डिबेट में आपको ये देखना है कि बेनिफिट ज़्यादा है या इसकी जो क्रिटिसिज्म है, इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो खामियां हैं, ये देश को किस तरीके से डेंट कर सकता है वो ज़्यादा है, ये देखना ज़रूरी है। आइए ड्रॉबैक्स जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसको करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन टू पीपल्स एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस लेना पड़ेगा और आधे स्टेट गवर्नमेंट्स आपको अग्रीमेंट में देने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आसान नहीं है, काफी टाइम काफी एनर्जी लगेगा। और बीजेपी करीबन आधे स्टेट्स को अभी मैनेज करती है, तो बीजेपी सोच रही होगी कि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना उनके लिए पॉसिबल है। हो सकता है 2024 के बाद पॉसिबल हो ना हो। मैं तो कहूंगा अगर जम्मू एंड कश्मीर लगा दो और उनको स्टेटहुड दे दो तो मेरे ख्याल से उनके पास वो आधे स्टेट्स भी नहीं रहेंगे जहां तक अमेंडमेंट करने की बात है। तो कुछ ना कुछ तो एक और प्लानिंग ये हो सकती है कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता और जब तक हमारे पास आधे स्टेट्स हमारे कंट्रोल में है, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना है तो अभी करा दो। तो सरकार अपने नंबर्स के बूते पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीड्स टू बी रैटिफाइड बाय हाफ द स्टेट्स इन इंडिया। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन कराते हो वो ज़्यादा टाइम और वो ज़्यादा मनी लेगा। क्यों?
क्योंकि सबसे पहले तो आपको इतना बड़ा काम करने के लिए कि स्टेट की इलेक्शंस भी उसी टाइम पे होंगे, नेशनल इलेक्शंस भी उसी टाइम पर होंगे, तो कम से कम 25 लाख आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स और 5 लाख वीवीपैट्स चाहिए होंगे आपको, क्योंकि इतना बड़ा हम इलेक्शन हमेशा करते नहीं हैं। हम जब फेजेस में करते हैं हम उन्हीं मशीन्स को शिफ्ट करते रहते हैं। अभी फिलहाल इसी के पास सिर्फ 12 लाख ईवीएम्स हैं। तो पहले तो आपको नंबर ऑफ ईवीएम्स डबल करने पड़ेंगे और उसके बाद याद रखिए ईवीएम्स का लाइफ 15 साल ही होता है, तो मरा के भी 15 साल या तो 2 बार या मैक्सिमम 3 बार ही वो ईवीएम्स यूज हो पाएंगे। तो बहुत कम यूजेज के लिए ये ईवीएम्स बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल, और इस पर हम थोड़ा सा देर में भी डील करेंगे, कि बीजेपी को छोड़कर इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड कौन है, कहां ये त्राही त्राही हो रही है कि भैया हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। इसके जो अगेंस्ट हैं, जो बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि इसमें जो नेशनल पार्टीज़ हैं, ख़ास करके जो नेशनल पार्टीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वही डोमिनेट करेंगे इस पूरे इशू को। क्योंकि जो वो मुद्दा लाएंगे मीडिया को इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने लीडर्स को इस्तेमाल करके, तो वो तो ओवर पावर हो जाएगा। रीजनल इशूज़ तो कोई मैटर ही नहीं रखेंगे। बेसिकली जो आपके स्टेट के इलेक्शंस भी होंगे वो नेशनल इशूज़ पर ही होंगे। तो जो पार्टी नेशनल इश्यूज को डोमिनेट करेगी वो अपने नेशनल इश्यूज के बंदे के वेटेज पर ही असेंबली इलेक्शंस भी जीतेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग इतने एडवांस्ड हो चुके हैं हमारे यहाँ, जो समझते हैं लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद वो लोकसभा के लिए अलग वोट डालेंगे, असेंबली इलेक्शंस के लिए अलग वोट डालेंगे, ऐसा होता क्या है? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ ने बार बार ये दिखाया है कि जब भी आपने लोकसभा और असेंबली इलेक्शन साथ में करवाए हैं, स्टेट और सेंटर के इलेक्शन साथ में करवाए हैं, लोग एक ही पार्टी को ही वोट देते हैं। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो इतना कॉन्शियस हो कि भैया देखो हम तो ये वाला पीप जा रहा है नेशनल इशू पर और ये वाला पीप जा रहा है लोकल इशू पर। ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेशनल पार्टी है, जिसके पास पैसा है, वो ऐसा ही चाहेगी, ऐसा ही हो, क्योंकि उसके पास काफ़ी एडवांटेज आ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर के बाद होगा कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन है तो इलेक्शन साथ में कराओ। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिसॉल्व हो जाएंगी जब नेशनल पार्टी या नेशनल लेवल पर कोई कोalition गवर्नमेंट अगर गिर जाती है, तो क्या फिर स्टेट्स की सारी सरकार वो भी गिर जाएंगी? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लकूना बन जाएगी कि भैया हर बार थोड़ा ही ना तुम रैंडमली लोगों का सरकार इस तरीके से रद्द कर दोगे। और ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि ये एक डाइवर्जन है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, और अगर हो गया तो ये हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए है। हम भूल जाते हैं कि हम एक क्वासाई फेडरल नेशन है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि जब आप एक क्वासाई फेडरल देश बनाते हो, हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, और जब वो 5 साल में एक नेशनल इवेंट, एक नेशनल धमाके पर लड़ी जाएगी, तो फिर जो स्टेट्स के राइट्स हैं, जो स्टेट्स के इश्यूज हैं, उनके बारे में कब कौन बात करेगा? तो ये कुछ मेन ऑपोजिशन पॉइंट्स हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ऑपोजिशन पॉइंट तो यही है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, कि ये एक ऑटोमेटिक रेफरेंडम की तरह काम करता है, गवर्नमेंट को भी चेक में रखता है। तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इस पर आई है। वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर इंडिया, शशि थरूर ने कहा है। उसके बाद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने बड़ी सही बात कही है। इट इज टाइम टू एंड बीजेपीज अटेम्प्ट टू इम्पोज यूनिफॉर्मिटी इन एवरीथिंग सच एज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी। तो बहुत जो लोग इस पर, इसके विपरीत जो बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको लाने की कोशिश हो रही है, और जो इसकी सारे बातचीत होती है, वो वैसा ही है कि वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन सुप्रीम लीडर बनाने की एक कोशिश है। तो इसको वो फाइट करेंगे। अब ये ऑपोजिशन इसको कैसे डील करेगी, ऑपोजिशन इसको रोकने की कोशिश कैसे करेगी? क्योंकि एक बात में ज़्यादा डिबेट नहीं है कि जहां पैसे बचाने और फोकस बचाने की बात है, वहीं दूसरी तरफ ये डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक हर्ट करेगी। लेकिन इससे बेनिफिट कौन कर रहा है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई अरे इसके पीछे कौन है, इसको पुश कौन कर रहा है, और इससे लाभ किसको मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर सारे स्टेट और सारे असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस एक साथ होने वाले हैं, तो सिर्फ उसी पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है जिसके पास उतने रिसोर्सेज होंगे, जो क्यूमुलेटिवली इतने जगह हैंडल कर पाए कि भैया एक ही टाइम पर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, वो अपने रिसोर्सेज हर जगह लगा पाए,
पाए, इसके लिए जितना पैसा चाहिए होगा वो सिर्फ एक ही पार्टी है आज हमारे देश में जिसके पास इतना पैसा होगा जो वो मैनेज कर सकता है। दूसरा, रीजनल पार्टीज, याद रखिए कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा उन्होंने टक्कर दी है बीजेपी को, और तो कहीं ना कहीं ये जो मूव हो रहा है वन पार्टी वन इलेक्शन, माफ कीजिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो कोशिश हो रही है वो रीजनल पार्टीज को उनकी जगह दिखाने के लिए हो रही है। क्योंकि याद रखिए, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करें तो वो बताएगा कि 2024 जो फाइट है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। बीजेपी की वर्चस्वता को अगर कोई रोक सकता है तो वो रीजनल पार्टीज ही हैं, तो वो रीजनल पार्टीज वर्सेस बीजेपी ही एक फाइट है। और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये रीजनल पार्टीज को काफी ज्यादा धक्का लगेगा, क्योंकि वोट तो सेंट्रल मुद्दों पर ही होगा, एडवांटेज सेंट्रल पार्टी के पास ही होगी। और आज सेंट्रल लेवल पर कौन पार्टी है आपको भी मालूम है। असेंबली इलेक्शंस, याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल हर 6 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, तो वो एक बैरोमीटर की तरह काम करती है, सरकार को भी बताती है कि लोगों का सोचना क्या है। तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज होते हैं वो इंपैक्ट करता है। कहा जाता है कि बीजेपी की सोच की काफ़ी हद तक बदली है कर्नाटका में हार पाने के बाद, और जिस तरीके से और जिस रेंज में जिस मेजॉरिटी मैंने जिस तरीके से वो हारे हैं उसके बाद वो भी थोड़ा सा सदमे में आ गए, इसीलिए वो दूसरे तरीके से सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना वर्चस्व थोड़ा और बढ़ाए। एक और पार्ट है कि देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत सारे वर्किंग डेमोक्रेसीज को स्टडी करके बनाया गया है। लेकिन अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ आपको एग्जांपल मिलेगा साउथ अफ्रीका और बेल्जियम और स्वीडन का, जिनके पास हमारी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है और जो इस तरीके का वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो करते हैं। तो ये कोई हिट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस पर इतना एम्फोसिस फिर क्यों दिया जा रहा है? क्या ये नेशन का अभी डिमांड है? क्या लोग इसके लिए त्राही त्राही कर रहे हैं? वो नहीं है। और इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि कहीं ये इसका एजेंडा जो क्रोनोलॉजी है, अगर आप समझें तो कहीं और ही तो लीड नहीं कर रही है, और पैसा ही एक फैक्टर बन जाएगा उसके बाद जो इसको डिसाइड करेगा कि भैया ये जीतेगा कौन, ये हारेगा कौन। और एंड में जैसा मैंने बताया कि अगर ये बोलने की कोशिश हो रही है, शायद ना हो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन अगर ये सामने आता है तो इसका सल्यूशन क्या है, इसका काउंटर क्या है? और यही मज़ेदार बात है कि इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और पैसा बचा के लोगों का फोकस बचाना, क्या यही अल्टीमेट एजेंडा है? या अगर आपको चीज़ें आसान करनी है तो कितना आसान है ये भी देख लीजिए। अगर आप ऑल्टरनेटिव टू वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को आप मॉडिफाई कर दीजिए कि किस तरीके से आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्या अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वैसे में भी आधे लोग तो फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको बढ़िया से मॉडिफाई करिए। अगर कैंपेन डेज को आप कम करिए कि बोलिए कि नहीं 2 महीने कैंपेनिंग नहीं होगी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ 30 दिन के लिए लगेगा, तो अपने आप एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सरकार को लगता है स्कीम अनाउंस करने में ही मजा आता है, स्कीम एग्जीक्यूशन के बारे में तो कोई बात नहीं करता है। मे बी सरकार को यह करना चाहिए कि कंपल्सरीली चेक करना चाहिए कि आपने अपने पिछले मैनिफेस्टो में क्या बोला था और उस मैनिफेस्टो को में कितने नंबर मिले हैं। मे बी जनता के सामने यह बात भी लानी चाहिए। जो एक्सपेंसेस हैं जिसको लेकर सरकार इतना कंसर्न्ड है, जिसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है, तो आप एक्सपेंसेस कंट्रोल करिए। ये 50,000 करोड़ रुपए पार्टीज क्यों स्पेंड कर रही हैं? इनके ऊपर ताला लगाइए, बोलिए कि भैया सारे कैंडिडेट्स एक ही अमाउंट स्पेंड करेंगे, आप ना उससे ज़्यादा ना उससे कम स्पेंड कर सकते हो, एक प्री डिफाइंड अमाउंट है, आपको उतना ही स्पेंड करना है। और अगर तब भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें भी बहुत एक सिंपल फॉर्मूला है। अरे अगर स्टेट में इलेक्शंस हैं उनको क्लब कर दो। अगर साल में एक बार भी आपने एक विंडो बना दिया कि भैया साल में इलेक्शंस होंगे, इन सारे स्टेट्स के इलेक्शन एक ही टाइम पर साल में एक बार होंगे, तो तब भी आपका फेडरल स्ट्रक्चर भी बचा रहा, लोकल इश्यूज भी बचे रहे, और साथ ही साथ आपका जो हेडेक है कि अच्छा इतने सारे इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक ताबड़तोड़ सोल्यूशन है भाई। सरकार अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की सोच रही है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाने की सोच रही है, अगर ऐसा होता है तो मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। सरकार तो यही कह रही है ना कि उसका फोकस टूट रहा है, सरकार तो यही कह रही है ना कि वो हमेशा कैंपेन मोड में है। तो भैया किसने कहा था कि अंकल जी को जाकर म्यूनिसिपैलिटी में घुस घुस के एक रास्ते का फीता काटो, एक कनाल का फीता काटो, हर बार ट्रेन चल रही है उसका फीता काटो? किसने बोला है भाई? बैठो तुम अपने जगह और अपना काम करो। तो देशभक्त पर हमारा यह सोल्यूशन है कि अगर आप चाहते हो कि पार्टीज अपना काम करें और कैंडिडेट्स अपना काम करें, इलेक्शन भी हो और देश का काम भी ना रुके, तो एक सिंपल सा रूल मैं आपको यहां बता देता हूं देशभक्त पर। अगर इसको आप चैलेंज करते हो तो प्लीज मुझे बता दो इसमें लॉजिक क्या है गलत। अगर नेशनल इलेक्शंस हैं तो नेशनल पार्टीज और वहां कैंपेन करेंगी, अगर स्टेट आना चाहे तो आए, अच्छा है, ना आए तो।
अगर स्टेट में इलेक्शन होता है तो एक सिंपल रूल बना दो, कोई भी इलेक्टेड कैंडिडेट, कोई भी इलेक्टेड एमपी जो कि नेशनल लेवल पर लोकसभा में बैठा हुआ है, वो एमएलए के इलेक्शन में नहीं आ सकता है, वो असेंबली इलेक्शन में नहीं आ सकता है। माने प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, इनका काम है देश को चलाना, इनका काम है 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बनाना, इनका काम है विश्वगुरु बनाना। इनको क्या ज़रूरत है कि ये एमएलए के इलेक्शन में घुसे? इनको क्या ज़रूरत है कि ये हर स्टेट में जाकर वहाँ चैंपियनिंग करें? इन्होंने किसने बताया है इनको उड़न खटोला लेकर घूमते रहो देश में और कटोरा लेकर वोट मांगो? किसने बोला है? तो एक सिंपल रूल बना देना चाहिए हमारे देश में कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री हैं, वो किसी और इलेक्शन में, खासकर कि उनसे छोटे इलेक्शन में, वो भाग नहीं ले सकते। जो एमएलए है वो पंचायत इलेक्शन में कैंपेनिंग और उसमें नहीं घुसेगा, जो एमपी है वो एमएलए के इलेक्शन में नहीं घुसेगा, जो प्रधानमंत्री है, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, वो उनसे नीचे लोगों के इलेक्टोरल अफेयर्स पर नहीं घुसेगा। सब अपना अपना काम करें और कम से कम नीचे तो मत जाए, क्योंकि यहां तो जिस रेट पर हम जा रहे हैं, कल प्रधानमंत्री किसी नाले का भी उद्घाटन करने चले जाएंगे कि देखो हमने ये नाला ठीक करा दिया है, और यहां हमने म्यूनिसिपैलिटी से गोबर हटवा दिया है, तो वो प्रधानमंत्री वहां भी चले जाएंगे, उसका क्रेडिट भी लेने चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हो ये रहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला था कि प्रधानमंत्री या यूनियन मिनिस्टर अपना काम छोड़कर इलेक्टोरल राउंड्स करेंगे। ये इन्होंने अपना काम को बैक बर्नर पे रखकर, लोगों का मजाक उड़ाकर, संविधान का मजाक उड़ाकर, हमारा मजाक उड़ाकर ये चले गए थे इलेक्शन कैंपेनिंग करने। किसी ने नहीं कहा है कि आपको कर्नाटका इलेक्शन में नेशनल लीडर और प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगर आप इलेक्टेड ऑफिसर हो, आपके पार्टी में दूसरे लोग हैं, वो जाकर यहां कैंपेनिंग करें, वो जिताए। इससे हमारे देश का भी भला होगा, इससे एक इक्विटेबल लड़ाई भी होगी, और इससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी बाकी रहेगा। यहां अभी कोशिश ये हो रही है कि प्रधानमंत्री सुप्रीम लीडर ही इलेक्शन लड़ेंगे, 5 साल में एक बार इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बम फट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो इमोशनल वेव पर भी 5 साल में आ जाएंगे और फिर पूरे देश का कायाकल्प बदले। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे राजीव गांधी इलेक्शन में आए, जब जीते, जब एक इमोशनल वेव चल रहा था, तो जिस मेजॉरिटी से आए थे वो काम करके नहीं आए थे, वो सिंपैथी वेव पर आए थे। तो ये भी गलत रहेगा कि कोई सिंपैथी वेव डेवलप हो और फिर वो बंदा 5 साल पर आ जाए और पूरे संविधान को ही बदल दे या फिर पूरे देश की कायाकल्प ही बदल दे। तो इसीलिए चेक एंड बैलेंस भी होना हमारे देश में काफ़ी ज़रूरी है, और स्टेट्स एक इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस करते हैं। अगर एक ही साथ इलेक्शन कराओगे तो शायद सारे स्टेट्स भी आपको सेंटर के साथ ही वोट कर ले और उसके बाद संविधान चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। एक रीज़न है कि हमारा देश आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान बदलना इतना आसान नहीं है कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना होता है, फिर आपको हाफ द स्टेट्स पे अग्री कराना होता है, और इसीलिए हमारा जो ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज तक बचा हुआ है। इसको बचाने की दरकार है, नहीं तो जिस रेट पर हम जा रहे हैं, कल कॉन्स्टिट्यूशन बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वन नेशन वाले इलेक्शन के बारे में आप भी थोड़ा जानिए, आप भी थोड़ा परखिए, आप भी थोड़ा समझिए कि जो दिखने में आसान लगता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन, भी आइडिया तो बहुत बढ़िया था कि सारा काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन हुआ कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी का बंटाधार हो गया। लग रहा है कि अपने सेकंड स्टिंट ऑफ पावर में उसकी आखिरी महीनों में कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट हो रहा है कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी कर दी जाए। कम से कम इस बार अपनी आंखें खोलकर हम ये तो देख लें कि भैया किस तरीके का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड यहीं, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा यहाँ देशभक्त पर, बट इसको समझिए जरा, क्रोनोलॉजी समझिए हम किस तरफ जा रहे हैं।